इस स्टोरी में धरती अचानक स्पिरिचुअल रिवाइवल के एरा में एंटर कर जाती है। लोग स्पिरिचुअल एनर्जी पर रिसर्च करने लगते हैं और कुछ लोग सुपर ह्यूमन एबिलिटी अवेकन करके हीरो बनकर मॉन्स्टर्स से लोगों की प्रोटेक्शन करने लगते हैं। एक दूसरी जगह हमारा मेन कैरेक्टर शिंजी पेट में छुरा घोंपे पड़े तड़प रहा होता है और वो रेन नाम की औरत से पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। रेन उसके बोलने से बोर होकर चाकू और अंदर घुसा देती है ताकि वो जल्दी मर जाए। अचानक यूटो नाम का एक बंदा पूछता है कि क्या गेम खत्म हो गया। रेन एक्साइटेड होकर कहती है कि हाँ, वो उसी का इंतजार कर रही थी। यूटो शिंजी को बताता है कि उसने उसके साथियों को भी मार डाला है और पूछता है कि मरने से पहले कोई आखिरी बात कहना चाहता है क्या। शिंजी उसे हरामी कहकर बोलता है कि वो कभी उसे माफ नहीं करेगा, पर यूटो को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शिंजरी को एक ऊंची जगह से नीचे लात मार देता है जहां मॉन्स्टर्स उसे खा जाने वाले होते हैं। गिरते हुए शिंजची खुद को कोसता है कि उसी की वजह से उसकी पार्टी मर गई। वो कसम खाता है अगर वो कभी रीइंकार्नेट हुआ तो रेन और यूटो दोनों को जिंदा दफन कर देगा। तभी अचानक उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है, सुप्रीम मार्शल आर्ट सिस्टम। सिस्टम ये बताता है कि यह बंदा एक्सट्रीम डेंजर में है, इसलिए टाइम रिवाइंड एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन पॉइंट्स कम होने की वजह से रिवाइंड पॉइंट रैंडम सिलेक्ट होगा। कुछ सेकंड बाद शिंजी शॉक रह जाता है। वो खुद को एक फुटबॉल मैच देखता हुआ पाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो जिंदा कैसे है। तभी उसके सामने एक स्क्रीन पॉप होती है जिसमें लिखा है कि उसका डेटा लोड हो चुका है और वो अपना एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर सकता है। शिंजी समझ जाता है वो सच में वापस आ चुका है और अब वो किसी भी हालत में उन दोनों को अपनी मर्जी की नहीं चलने देगा। कैलकुलेशन से वो समझता है कि उसे ठीक 1 महीना पीछे भेजा गया है, स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सप्लोजन से 1 महीना पहले। इस समय दुनिया में किसी को पता भी नहीं है कि धरती पर स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर होना शुरू हो चुकी है। जब ये पूरी तरह रिकवर होगी तब इंसान और पौधे दोनों म्यूटेट होने लगेंगे और जो भी सुप्रीम ग्रेड एनर्जी फ्रूट खाएगा वो सुपर ह्यूमन पावर हासिल कर लेगा। ये चेंज मौसम तक को हिला देगा और आसमान में अजीब बदलाव देखने को मिलेंगे। शिंजी सोचता है कि इस 1 महीने में वो माहौल में चार्ज हो रही एनर्जी से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है। वो स्मग होकर बोलता है 1 महीना बहुत है ताकतवर बनने के लिए। वो सिस्टम खोलकर चेक करता है। सिस्टम बताता है कि इसमें 4 मुख्य फीचर्स हैं। 1, एट्रीब्यूट डेवलपमेंट 2, पॉइंट एक्सचेंज 3, एट्रीब्यूट स्किल एडिशन 4, डेली मिशंस। शिंजी फायर एट्रीब्यूट चुनता है क्योंकि उसका अटैक सबसे हाई होता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसे पर्पल फायर एट्रीब्यूट स्किल हेवनली फ्यूरी क्रिस्टल मिल गया है। पर्पल टियर स्किल सबसे रेयर होता है, इसलिए उसे 5 पॉइंट्स भी दे दिए जाते हैं। क्रिस्टल पकड़ते ही उसके अंदर फायर की पावर भर जाती है। वो कसम खाता है कि अब वो किसी से भी ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। तभी उसे तमुर रेन का कॉल आता है। वो कहती है कि उसे एक बैग लेने के लिए 2 लाख येन और चाहिए। शिंजी गुस्से में बोलता है, दिमाग खराब है क्या? जा यूटो से मांग और मुझे दोबारा कॉल मत करना। कार में रेन शॉक्ड रह जाती है और पूछती है कि वो हिम्मत कैसे कर गया उससे ऐसे बात करने की। वो कहती है कि उसे सिर्फ यूटो की ही परवाह है, शिनजस्सी की नहीं। बाद में शिनजस्सी तपती धूप में दौड़ता भागता एक हॉस्पिटल ढूंढ रहा होता है, क्योंकि अगर वो कुछ दिन पहले रिवाइंड होता तो उसे मीका का हॉस्पिटल पहले ही मिल जाता। वो 3 हॉस्पिटल देख चुका है। फ्लैशबैक में उसे मीका की बात याद आती है जिसने बताया था कि उसके पिता ने उसे कुछ हेल्थ फूड खिलाया जिससे उसकी आइस स्पिरिचुअल एनर्जी को टूट गई। शिंजी प्रेजेंट में कसम खाता है मीका को बचाना ही है। दूसरी तरफ डॉक्टर हैरान है। मीका के सारे वाइटल्स नॉर्मल हैं, पर बॉडी टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा। उसके पिता मत्सुमोटो डॉक्टर ली से उसे बचाने की भीख मांग रहे हैं। डॉक्टर ली उसकी नाड़ी चेक करके पूछते हैं कि मीका कहीं बाहर घूमने तो नहीं गई थी। पिता बताते हैं कि वो 1 महीने पहले आइसलैंड गई थी और लौटने के 1 हफ्ते बाद यह हालत हो गई। डॉक्टर बताते हैं कि उसके शरीर में बहुत ज्यादा येन एनर्जी जमा हो गई है। इसे दूर करने के लिए यांग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो दवा लिखकर कहते हैं ठीक से इसे लेना वरना हालत बिगड़ जाएगी। जैसे ही डॉक्टर बाहर निकलते हैं शिनजेसी अचानक कमरे में घुसता है। सब लोग चौंक जाते हैं, ये बंदा है कौन? और क्योंकि ये हॉस्पिटल स्टाफ नहीं है वो उसे बाहर निकालने दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि यह एरिया अनऑथराइज्ड लोगों के लिए सख्त मना है। शिंजी मिस्टर मात्सुमोटो को बताता है कि उनकी बेटी बीमार नहीं है, बल्कि उसने एक एक्सट्रीमली रेयर आइस टाइप स्पिरिचुअल एनर्जी अवेकन की है। वो चेतावनी देता है कि अगर डॉक्टरों ने जबरदस्ती इंटरफेयर किया तो उसका शरीर टूट जाएगा और उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर उसे बाहर धक्का देकर निकाल देते हैं, कहते हुए कि ये लड़का ज्यादा मांगा रिकैप देख लेता है। अचानक डॉक्टर ली उसे रोक लेते हैं। वो पूछते हैं, तुम्हें आइस टाइप स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में कैसे पता और तुम हो कौन? शिंजी शांत होकर कहता है,
मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता, जरूरी ये है कि उसे कैसे जगाया जाए। डॉक्टर ली पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई सॉल्यूशन है। शिंजी तुरंत बताता है, जितनी मात्रा में अदरक, अकेनाइट, दालचीनी की छाल और कोडोनॉप्सिस चाहिए, ठीक वही मेजरमेंट्स। सुनकर सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि यही प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ली ने अभी अभी दिया था। सब सोचते हैं, ये बच्चा ईस्टर्न मेडिसिन कैसे जानता है, और कहीं ये ड्रॉप आउट तो नहीं। डॉक्टर ली बताते हैं कि हाँ, प्रिस्क्रिप्शन वही है, बट एक चीज अभी भी मिसिंग है, स्टार ड्यू फ्लावर। डॉक्टर ली मानते हैं कि अगर स्टार ड्यू मिल जाए तो मीका तुरंत जाग जाएगी, लेकिन फिर वो कहते हैं कि ये फूल दुनिया में कहीं मिलता ही नहीं। बाकी सब लोग भी चौंक जाते हैं कि शिंजी की बातों में दम है। उधर मिस्टर मात्सुमोटो पूछते हैं, अगर स्टार ड्यू फ्लावर मिलता तो उसकी कीमत कितनी होती। वो कहते हैं, चाहे जितना पैसा लगे मैं दूंगा। लेकिन डॉक्टर बताते हैं, पैसे से क्या होगा, क्योंकि खरीदने की जगह ही नहीं है। स्टार ड्यू फ्लावर तारे की शेप में होता है, इसलिए उसका नाम स्टार ड्यू पड़ा। उसका एक्सट्रैक्ट बेहद शक्तिशाली हीलिंग पावर रखता है। डॉक्टर ली बताते हैं कि उन्होंने इसे बस प्राचीन किताबों में पढ़ा है, और ये फूल सिर्फ तब मिलता था जब धरती पर स्पिरिचुअल एनर्जी भरपूर थी। मात्सुमोटो डर जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी बेटी हमेशा के लिए ऐसी ही रह जाएगी। लेकिन शिंजी वादा करता है, वो मीका को बचाकर ही रहेगा, एक भी निशान छोड़े बिना। डॉक्टर ली पूछते हैं, क्या सच में उसके पास स्टार ड्यू फ्लावर है। शिंजी स्माइल देकर कहता है, हाँ है। साइड में खड़ा एक और डॉक्टर कहता है, ये झूठ बोल रहा है, ये बस प्रिस्क्रिप्शन सुनकर ईव्सड्रॉपिंग कर रहा होगा। लेकिन डॉक्टर ली उसे रोकते हैं, अगर ऐसा है तो स्टारड्यू के बारे में कैसे जान गया। उस डॉक्टर को लगता है शायद उसने ऑनलाइन पढ़ लिया होगा, उसे नहीं पता कि शिंजी ने अपने सिस्टम पॉइंट्स एक्सचेंज करके स्टारड्यू फ्लावर लिया है। शिंजी चिढ़कर कहता है, बहुत बोल लिया तुमने, और फूल उन्हें दिखा देता है। डॉक्टर ली और बाकी सब दंग रह जाते हैं कि ये लड़का इतना लेजेंडरी मेडिसिन कैसे रख सकता है। शिंजी पूछता है, अब मानते हो कि मैं मीका को ठीक कर सकता हूँ। डॉक्टर ली तुरंत माफी मांगते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, कृपया उसे ठीक कर दो। शिंजी मीका के पास जाकर खुद से वादा करता है कि इस लाइफ में किसी को भी मीका को चोट नहीं पहुंचने देगा। वो स्टारड्यू फ्लावर उसके ऊपर रखता है और फूल का एसेंस उसकी बॉडी में समा जाता है। मीका की बॉडी टेम्परेचर तुरंत बढ़ने लगता है। अचानक मीका की आंखें खुलती हैं। वो पूछती है, आप कौन। शिंजी कहता है, तुम बस आराम करो, हम जल्द मिलेंगे। शिंजी बाहर जाकर मिस्टर मात्सुमोटो को बताता है कि मीका ठीक हो गई है और उसकी अच्छी तरह केयर करने की सलाह देता है। मात्सुमोटो भावुक होकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर ली उसे चाय पर बुलाते हैं, पर शिंजी कहता है कि उसे जल्दी है, फिर किसी और दिन आएगा। फिर भी डॉक्टर ली उसका नाम पूछते हैं। वो बताता है, फूजी शिंजी। शाम को शिंजी अपने कंप्यूटर पर वो वेबसाइट ढूंढता है जिसमें कल्टीवेशन के लेवल समझाए गए थे, जिसे उसने अपनी पिछली लाइफ में पढ़ा था। वो देखता है कि कुल कितने लेवल्स हैं और याद करता है कि पिछली लाइफ में वो सिर्फ लेवल 3 तक पहुंच पाया था। इसके बाद वो ब्राह्मा इन्फर्नो आर्ट से कल्टीवेशन शुरू करता है, जिसकी पावर एक अलग ही डायमेंशन की होती है। वो खुद से वादा करता है, इस बार वो ट्रेनिंग छोड़कर नहीं भागेगा। इस बार वो सुप्रीम इंपीरियर लेवल तक पहुंचेगा, जो सबसे टॉप है। इधर दूसरी तरफ चेयरमैन यान डॉक्टर ली से पूछता है कि क्या सच में उसने एक ऐसे लड़के को देखा जिसके पास स्टार फ्लावर भी था, और वो पहले ही स्पिरिचुअल एनर्जी अवेकन कर चुका है। डॉक्टर ली मान लेते हैं, हाँ, ये सच है। वो बताते हैं कि ये लड़का स्पिरिचुअल कल्टीवेशन में एक प्रोडिजी हो सकता है, और अगर ये स्ट्रांग हुआ तो दुनिया बदल सकता है। चेयरमैन यान तुरंत एक महिला को भेजता है कि वो जाकर शिनजेंजी की स्ट्रेंथ मापे, क्योंकि ये अविश्वसनीय डिस्कवरी हो सकती है। उधर शिनजित्सी वायलेट सीक्रेट आर्ट से ट्रेनिंग करता है और पहले ही सेशन में लेवल 2 तक पहुंच जाता है। फिर वो पसीने से भरा और गंदा महसूस करता है। सोचता है कि आज ही तो नहाना छोड़ा था, इतना गंदा कैसे हो गया, और फिर कुछ खाने निकल जाता है। वो एक नजदीकी दुकान की तरफ जाता है। चलते हुए ऊपर स्ट्रीट लाइट से वही लड़की उसे देख रही होती है और सोचती है कि उम्मीद है ये लड़का उसे निराश नहीं करेगा। उसे टेस्ट करने के लिए वो एक डिस्क फेंकती है जो पर्पल एनर्जी से ढकी होती है। वो डिस्क उसके पीछे गिरकर जोरदार धमाके से फट जाती है और विस्फोट से एक भयानक म्यूटेंट वुल्फ बाहर निकलता है। शिंजी ये देखकर उत्साहित हो जाता है कि म्यूटेशन शुरू हो चुका है। वुल्फ उस पर गुर्राता है। शिंजी बदबू से अपना चेहरा ढक लेता है और जैसे ही वुल्फ उस पर झपटता है, वो पीछे कूद जाता है। बचते हुए वुल्फ अपनी पूंछ से हमला करता है और शिंजी की टांग पर चोट कर देता है। शिंजी थोड़ा दूरी बनाता है और अपने हाथ से आग की लपटें पैदा करता है और एक मूव फ्लेम एम्परर फिस्ट से वुल्फ को जमीन में धंसा देता है। इम्पैक्ट से वुल्फ के मुंह से खून फूट पड़ता है और ऊपर खड़ी लड़की ये देखकर हैरान रह जाती है।
वुल्फ को हराकर शिंजी उसे दयनीय कहता है कि एक ही वार में मर गया। फिर ज्यादा भूख लगने पर वो मुड़कर जल्दी खाने चला जाता है। ऊपर खड़ी लड़की हैरान है कि इस लड़के ने एक म्यूटेंट बीस्ट को एक पंच में मिटा दिया। वो सोचती है, ये है कौन, और ये फायर एट्रीब्यूट जो सबसे ताकतवर होता है, इसे कैसे अवेकन कर पाया। वो नीचे कूदकर बीस्ट को चेक करती है और देखती है कि उसकी पूंछ टूटी हुई है। उसे याद आता है जब वुल्फ ने पूंछ से शिंजी पर वार किया था तो जोर की आवाज हुई थी। तो वो सोचती है कि इस लड़के का शरीर कितना मजबूत है। अगले दिन शिंजी की उठते ही तेज दर्द महसूस करता है और समझता है कि उसकी ट्रेनिंग को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। लिविंग रूम में जाते ही वो खबर सुनता है कि माउंट शिरानुई की चोटी पर 8 डिग्री की रिकॉर्ड गर्मी मापी गई है और सभी पर्वतारोहियों को नीचे उतरने का आदेश दिया गया है। शिंजिची को अपनी पिछली लाइफ की बात याद आती है कि ये ऊंचा तापमान तभी आया था जब फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी का अवेकनिंग शुरू हुआ था। तो वह इसे एक मौका मानता है कि वह असीम फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी को अवशोषित कर सके। वह तेजी से बाहर भागता है लेकिन दरवाजे पर उसे रेन मिलती है, जो उससे उस बैग के लिए 200,000 येन मांगने आती है। चिढ़कर शिंजी उससे कहता है कि खुद की जांच करवाओ और उसे याद दिलाता है कि उससे दूर रहे। रेन दावा करती है कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि उसका ध्यान उसकी ओर आए, और कहती है कि अगर वह पैसा नहीं देगा तो वह अब उसे परेशान नहीं करेगी। लेकिन शिंजी गुस्से में बाहर निकल जाता है और उससे कहता है कि दूर हटो। पहाड़ पर लोग पुलिस की येलो क्रॉस लाइन के पीछे इकट्ठा होते हैं और कुछ पुलिस वाले लोगों को लाइन से दूर रखने के लिए संघर्ष करते हैं ताकि वे जल न जाएं। भीड़ के बीच के कुछ हवा खोखले लोग जिद करते हैं कि पुलिस झूठ बोल रही है और पहाड़ इतना गर्म नहीं है। जब उनमें से एक ने लाइन के पार मकई फेंकी तो वह तुरंत पॉपकॉर्न में बदल गई। वे हैरान होते हैं कि पुलिस झूठ नहीं बोल रही थी, इसलिए वे पीछे हटने लगते हैं। इस बीच शिंजी यह सब देखता है और खुश होता है कि फायर एट्रीब्यूट यहाँ भरपूर है और वह उम्मीद करता है कि इस ऊर्जा को अवशोषित करके वह उच्च स्तर तक पहुंच सके। पुलिस के विरोध के बावजूद वह लाइन के पार कूद जाता है, लेकिन जो अधिकारी उसे नोटिस करते हैं वे उसे तुरंत वापस जाने के लिए कहते हैं ताकि वह मर न जाए। शिंजी सोचता है कि क्या फायर एट्रीब्यूट वास्तव में इतना शक्तिशाली है, और जब उसका शरीर इसे अवशोषित करना शुरू करता है तो उसे लगता है कि उसके शरीर की हर कोशिका आग में जल रही है। ऊर्जा उसके शरीर में भर जाती है और वह खुद से वादा करता है कि इस जीवन में वह शक्तिशाली बनेगा। इस बीच बाकी लोग सोचते हैं कि शिंजगी के साथ क्या हो रहा है और उसकी आंखों से आग क्यों निकल रही है। जब शिंजगी नोटिस करता है कि उसने बहुत ध्यान आकर्षित कर लिया है, वह जाने का निर्णय लेता है। तो वह कूदकर चला जाता है, जबकि लोग गॉसिप करते हैं कि वह भगवान या अमर होना चाहिए। अचानक तापमान गिर जाता है और पुलिस सोचती है कि यह कैसे हुआ, जबकि लोग इसे कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। जिम्मेदार अधिकारी चौंक जाता है और सोचता है कि क्या यह बच्चा सच में भगवान था। उस रात खबर में बताया जाता है कि पहाड़ की चोटी के पास एक रहस्यमय लड़का प्रकट हुआ और कि अत्यधिक मौसम घटना उसने हल कर दी। इस बीच चेयरमैन यान तुरंत कॉल करके माउंट शिरानुई की खबर को रोकते हैं ताकि यह जनता में भय न पैदा करे। इसके बाद वह उस लड़की से पूछते हैं कि क्या उसने सच में देखा कि शिंजी ने म्यूटेंट मॉन्स्टर को एक ही पंच में हरा दिया। लड़की स्वीकार करती है कि उसने देखा और मॉन्स्टर ने उसे चोट भी नहीं पहुंचाई। चेयरमैन निर्णय लेते हैं कि ये दोनों घटनाएं दो अलग प्रतिभाशाली लोगों का काम हो सकती हैं। तो वह सुझाव देते हैं कि शिंजीशी को उनके संगठन में भर्ती कर लिया जाए, इससे पहले कि अन्य गुट कदम उठाए। वह तुरंत लड़की को आदेश देते हैं कि वह उस लड़के से मिले। इस बीच शिंजी अपनी कल्टीवेशन जारी रखता है और खुश है कि वह आखिरकार लेवल 2 तक पहुंच गया है। क्योंकि वह बबलिंग स्प्रिंग की सीमा नामक स्तर पर पहुंच गया है, उसे बोनस के रूप में एक अतिरिक्त एट्रीब्यूट स्लॉट मिलता है। इसके अलावा वह मैजिक इन्फ्यूजन नामक फंक्शन भी अनलॉक करता है। यह उसे अनुमति देता है कि वह अपने किसी भी इंटरनल एट्रीब्यूट को स्थायी रूप से किसी हथियार में इन्फ्यूज कर सके, लेकिन हथियार की ड्यूरेबिलिटी उसके मटेरियल पर निर्भर करती है। शिंजी उत्साहित है कि वह कस्टम हथियार बना सकता है, इसलिए वह इसे एक किचन नाइफ पर आजमाता है। अचानक उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है और वह जांचने जाता है कि कौन है। दरवाजे पर उसे चेयरमैन और वह अन्य लड़की मिलते हैं। चेयरमैन यान अपने अचानक आने के लिए माफी मांगते हैं और खुद का परिचय देते हैं। यान जिनेटोरा स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रेनिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में। वह उस लड़की को यू अपनी अधीनस्थ के रूप में प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि वे उसके पास स्पिरिचुअल ची कल्टीवेशन के बारे में बात करने आए हैं। शिंजी यह देखकर प्रभावित होता है और याद करता है कि पिछली जिंदगी में इन्हीं में से एक ने उसे और मीका को बचाया था। हालांकि
उन्होंने उसे पिछली जिंदगी में बचाया था, इस जीवन में वह उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। इसलिए वह पूछता है कि उन्होंने उसके बारे में कैसे पता किया। चेयरमैन यान बताते हैं कि उन्होंने मीका मत्सुमोटो का इलाज किया और उनके संगठन के सदस्य डॉक्टर ली ने उनके बारे में बताया। ये शिनजित्सु के लिए दिलचस्प है और वह समझ जाता है कि उनका इरादा बुरा नहीं लगता। वह उन्हें अंदर आने देता है और वे बातचीत करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि शिंजी संगठन में शामिल होने में रुचि नहीं रखता। शिंजी की जवाब देता है कि उसे किसी संगठन में काम करने का विचार पसंद नहीं है और कहता है कि वह इसके बारे में तब सोचेगा जब उसकी स्पिरिचुअल ची अपनी ट्रेनिंग के बाद खुद पुनर्जीवित हो जाएगी। अचानक युवा उससे कहती है कि वह जानती है कि उसने लेवल एटा पर स्पिरिट अवेकनिंग की सीमा को पार कर लिया है, लेकिन वह बताती है कि वह वहां केवल सौभाग्य से पहुंचा। वह अपनी मार्गदर्शन पेश करती है ताकि वह बबलिंग स्प्रिंग की सीमा तक पहुंच सके। वह यह भी जोड़ती है कि जल्द ही पृथ्वी में एक बड़ा परिवर्तन होगा और स्पिरिचुअल ची की साधना करना ही जीवित रहने का एकमात्र तरीका होगा। इसी वजह से वह पेशकश करती है कि वह उनके साथ जुड़कर मार्गदर्शन प्राप्त करे। वह उसे बताती है कि उसने भी सोचा था कि वह खुद ही स्वाभाविक रूप से अवेकन कर सकती है और एसोसिएशन की पेशकश को ठुकरा दिया। लेकिन वह समझाती है कि उसने 3 साल में ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन संगठन में शामिल होने के 1 साल से भी कम समय में कर पाई। 3 साल में वह बबलिंग स्प्रिंग की सीमा तक पहुंचने में सफल रही। ये शिनजिजी को चौंका देता है। तो वह उससे पूछता है कि अगर उसे 3 साल लगे तो उसकी उम्र अब कितनी है। वह बताती है कि वह 21 साल की है और पूछती है कि वह क्यों पूछ रहा है। शिंजी महसूस करता है कि यह काफी धीमा है, लेकिन वह इसे ध्यान में रखता है। तो वह उसे इसके बजाय कहता है कि वह एक जीनियस है। हालांकि युवा बताती है कि एसोसिएशन में सभी जीनियस हैं, क्योंकि केवल जीनियस ही संगठन में प्रवेश कर सकते हैं। चेयरमैन यान शिंजी को याद दिलाते हैं कि अगर वह उनके साथ जुड़ता है तो उसे बहुत समर्थन मिलेगा, लेकिन जल्द ही वह कॉल आने पर माफी मांगता है। जब यान कॉल उठाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि एक लेवल 2 म्यूटेंट बीस्ट सिर्फ 30 किलोमीटर दूर प्रकट हुआ है। यह सुनकर वह हैरान हो जाता है। तो वह पूछता है कि मॉन्स्टर का एट्रीब्यूट क्या है और उसे बताया जाता है कि यह संभवतः पॉइजन है, क्योंकि यह एक विशाल जहरीला सांप है। चेयरमैन यान आदेश देते हैं कि क्षेत्र को लॉक किया जाए और कहते हैं कि वह और युवा तुरंत वहां जाएंगे। लियू शिंजी से माफी मांगता है क्योंकि उन्हें आपातकालीन स्थिति से निपटना है और प्रस्ताव करता है कि वे किसी और समय बात करेंगे। जैसे ही वे निकलते हैं, शिंजी को याद आता है कि उसने खुद से वादा किया था कि वह इस जीवन में कमजोर नहीं होगा और अपमान सहन नहीं करेगा। उसकी क्षमता अभी बबलिंग स्प्रिंग की सीमा के शुरुआती चरण में है, लेकिन वह जानता है कि इसे पार करना आसान नहीं होगा। वह सोचता है कि क्या आसपास कोई फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल ची है, लेकिन अचानक उसे एक कॉल आती है जो उसे चौंका देती है। ये कॉल एक दोस्त से है जो उससे मदद मांगता है क्योंकि उसके घर में भूत प्रेत है। शिंजिकी पूछता है कि उसका क्या मतलब है, तो वह लड़का बताता है कि उसके घर के पीछे के पहाड़ में सारा दिन ठंडर गड़गड़ाहट हो रही है, जबकि बारिश नहीं हो रही। शिंजी सोचता है कि शायद रेयर लाइटनिंग एट्रीब्यूट स्पिरिचुअलिटी फिर से सरफेस्ड हो गई है। तो वह अपने दोस्त को कहता है कि उसे सब कुछ बताए जो वह जानता है। कुछ बताता है कि आकाश काला है, लेकिन ठंडर रुक नहीं रहा। तो शिंजी पुष्टि करता है कि यह लाइटनिंग स्पिरिचुअल ची है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्पिरिचुअल ची के 3 लेवल्स हैं। पहला, सामान्य एट्रीब्यूट्स जिनमें पानी, आग, हवा और पृथ्वी शामिल हैं। दूसरा, रेयर एट्रीब्यूट्स जिनमें बर्फ, प्रकाश, अंधकार और बिजली शामिल हैं। तीसरा, लेजेंडरी एट्रीब्यूट जिसमें वॉइड और अन्य शामिल हैं। चूंकि शिंजी ने अभी एक नया एट्रीब्यूट स्लॉट प्राप्त किया है, वह इसे अपनी लाइटनिंग एट्रीब्यूट पाने का मौका मानता है। वह जल्दी से वहां जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि वह उसे पहाड़ तक मार्गदर्शन करे और सुनिश्चित करे कि कोई भी पास न जाए। इसी बीच एक लड़की कारी 2 लड़कों को उनके पहले मिशन पर अपने साथ आने के लिए कहती है। तो उनमें से एक लड़का पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। वह उन्हें बताती है कि एक शक्तिशाली लाइटनिंग एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल ची एक पहाड़ पर प्रकट हुई है और उन्हें इसे फैलने से पहले इकट्ठा करना है। थोड़ी देर बाद शिंजी पहाड़ के तल तक पहुंचता है और वह उत्साहित है कि उसने लाइटनिंग एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी पाली। वह अपने सिस्टम में लाइटनिंग एट्रीब्यूट चुनता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि इसे अवशोषित करने में सामान्य समय से 2 गुना समय लगेगा। लेकिन वह हाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ता है। इसके बाद सिस्टम उसे ब्लू लाइटनिंग विंड स्लैश टेक्निक देता है। शिनजित्सु इसके असीमित शक्ति से हैरान होता है और खुश है कि यह ऊर्जा अब उसकी है। इसी बीच
कॉरी और उसके लोग किसी दूसरी जगह से लाइटनिंग को देख रहे हैं। लड़के उससे पूछते हैं कि क्या वे वास्तव में ऐसा कुछ इकट्ठा कर सकते हैं और क्या यह इतनी छोटी कंटेनर में समा पाएगा। वह कहती है कि चुप हो जाओ और कंटेनर लेती है, जिसे वह लाइटनिंग स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचने के लिए इस्तेमाल करती है। लड़के ये देखकर उत्साहित हैं कि वह कितनी अद्भुत है, लेकिन कॉरी चिंतित हो जाती है जब वह कंटेनर में एक दरार देखती है और सोचती है कि स्पिरिट कलेक्टर इसे क्यों नहीं संभाल पा रहा। अचानक विस्फोट होता है और कंटेनर फट जाता है, तो एक लड़का जल्दी से उस पर कूदकर उसे बचाता है। कॉरी आदेश देती है कि वे पीछे हटें, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी नियंत्रण से बाहर हो रही है। लेकिन वे अचानक अपने पीछे की आवाज नोटिस करते हैं। जब वे मुड़ते हैं तो वे शिंजी को देखते हैं और कॉरी सोचती है कि यहाँ एक आम नागरिक क्या कर रहा है। वह तुरंत उसे कहती है कि यहाँ से चले जाए, क्योंकि यह साधारण लोगों के लिए जगह नहीं है। लेकिन शिंजी लाइटनिंग स्पिरिचुअल एनर्जी देखकर उत्साहित है। वह उनकी चेतावनी को अनदेखा करता है कि वह मारा जा सकता है, और वह इसे अवशोषित करने के लिए लाइटनिंग एनर्जी में दौड़ता है। जब उसका शरीर इसके साथ टकराता है, वह लाइटनिंग को अवशोषित करना शुरू कर देता है। तो बाकी लोग मानते हैं कि वह मनुष्य नहीं हो सकता। कौरी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि यह स्पष्ट है कि यह लड़का अल्ट्रा रेयर लाइटनिंग एट्रीब्यूटेड स्पिरिचुअल एनर्जी को जागृत कर रहा है। जब लाइटनिंग पावर लगभग शिंजी को पूरी तरह से घेरे, वह इसे उसे हराने नहीं देता। वह लाइटनिंग से कहता है कि यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी भी उसे नीचे नहीं ला सकते, क्योंकि वह अपना नाम पूरी दुनिया और देवताओं तक हिला देगा। वह लाइटनिंग से कहता है कि वह उस पर आए, इसलिए वह इसे पूरी तरह अवशोषित कर लेता है, जब तक कि वह हवा में तैरना शुरू न कर दे। जैसे ही वह समाप्त करता है, उसे एहसास होता है कि यह बेहतरीन अनुभव है, और उसका सिस्टम उसे बताता है कि उसने फायर और लाइटनिंग एट्रीब्यूटेड स्पिरिचुअल एनर्जी प्राप्त कर ली है। सिस्टम पूछता है कि क्या वह इन्हें लेजेंडरी थंडर फ्लेम एट्रीब्यूट में फ्यूज करना चाहता है, तो वह उत्साहित होकर फ्यूजन शुरू करता है। जैसे ही फ्यूजन पूरा होता है, शिंजी लेजेंडरी एट्रीब्यूट की भारी शक्ति देखकर चौंक जाता है। इसी बीच संगठन के एक एजेंट ने युवा को सूचित किया कि केवल विहाइट जाइंट सर्पेंट पास में देखा गया है। वह समझती है कि यह मॉन्स्टर पॉइजन एट्रीब्यूट रख सकता है, तो वह पुरुषों को जेड ताबीजें देती है, जिसे अगर वे खतरे में हो तो तोड़ना चाहिए, ताकि उन्हें लाइट एट्रीब्यूट बैरियर मिले और सुरक्षा हो। वह उन्हें चेतावनी देती है कि लापरवाही न करें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। वे खोज करने के लिए बिल्डिंग में कदम रखते हैं और दो लाल आंखें उन्हें छत से देखती हैं। जब युवा देखती है कि सांप एक आदमी की ओर बढ़ रहा है, तो वह दौड़कर उसे रास्ते से धकेलती है। पुरुष सांप पर खंजर फेंकते हैं और युवा उसे जमाती है। जब पुरुष खुश होते हैं, युवा महसूस करती है कि कुछ गलत है और उन्हें भागने के लिए कहती है। जल्दी ही सांप बर्फ से बाहर निकल जाता है। यह अपने मुंह से हरा गैस छोड़ता है, जो पुरुषों को गिरा देता है, और युवा मुख्यालय को रेडियो से जाइंट स्नेक के बारे में बताती है, लेकिन वह अपना बयान पूरा करने से पहले गिर जाती है। कुछ समय बाद चेयरमैन यान शिंजी से उसके नए एट्रीब्यूट के बारे में बात करने जाते हैं। चेयरमैन यह भी बताते हैं कि वह ही एकमात्र व्यक्ति है जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं कि वह उन्हें सांप से निपटने में मदद करे। जब शिंजी सांप की तस्वीर देखता है, तो उसे एहसास होता है कि उसके पुराने दोस्त हिनासाकू को यह यूनिक एट्रीब्यूट मिलना चाहिए था। चूंकि वे नहीं जानते कि युवा के साथ क्या हो रहा है, चेयरमैन शिंजी से कहते हैं कि वह उनकी एकमात्र उम्मीद है, क्योंकि उसने फायर एट्रीब्यूट जागृत किया है। शिंजी सोचता है कि वह कैसे जानता है कि उसने फायर एट्रीब्यूट जागृत किया। तो चेयरमैन हकलाते हुए बताते हैं कि उन्होंने युवा से सुना कि जब उसने उनसे कहा था कि वह उस पर नजर रखे, तब उसने म्यूटेटेड बीस्ट डॉग को हराया था। शिंजी समझ जाता है कि वही लोग थे जिन्होंने पहले उस पर डॉग छोड़ा था। तो चेयरमैन माफी मांगते हैं और कहते हैं कि यह सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक था। आखिरकार शिंजिची उस फैक्ट्री में जाकर जाइंट सांप को हराने के लिए सहमत हो जाता है। उत्साहित होकर चेयरमैन उसे किसी भी प्रकार का समर्थन या कर्मचारियों की पेशकश करते हैं। फैक्ट्री में युवा जागती है और देखती है कि उसके एक लकवाग्रस्त आदमी ने सांप को बेस्टेड कहा। पुरुषों के सामने सांप जमाया हुआ लगता है। तो युवा सोचती है कि क्या ये कुछ अवशोषित करके इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। वह जानती है कि उन्हें जल्दी क्षेत्र को शुद्ध करना होगा, नहीं तो यह एक भयंकर आपदा बन जाएगा। जब वह उठने में सफल होती है, सांप उसे नोटिस करता है और उसकी ओर कूदता है, लेकिन युवा लड़ाई के बिना पीछे नहीं हटती। वह सांप पर कुछ आइस क्रिस्टल से हमला करती है, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए सांप उसे गिरा देता है। जैसे ही वह घायल होकर पीछे गिरती है, उसे विश्वास नहीं होता कि सांप पहले ही इवॉल्व कर चुका था। वह समझती है कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो वे इस सांप को रोक नहीं पाएंगे। जब सांप उसके करीब आता है,
शिंजी प्रवेश करता है और इसे पागल संयोग मानता है क्योंकि वह हाई स्कूल के बाद इसी फैक्ट्री में काम करता था। जब युवा उसे नोटिस करती है, वह उसे बताता है कि चेयरमैन यान ने उसे मदद करने के लिए कहा है। युवा उसे भगाने के लिए कहती है क्योंकि विरोधी उसके लिए बहुत मजबूत है और पहले से ही लेवल 3 पर है। लेकिन शिंजनी नहीं सुनता और कहता है कि जिन्हें बचाने की जरूरत है, उन्हें रीइंफोर्समेंट का इंतजार करना चाहिए। वह सांप का निरीक्षण करता है जो तुरंत उसके सिर की ओर बढ़ता है। डर के मारे युवा उसे तुरंत भागने के लिए कहती है, लेकिन शिंजकी अचानक लाइटनिंग और फायर से ढक जाता है और घमंड से वादा करता है कि वह सांप को एक ही वार में कुचल देगा। जैसे ही सांप करीब आता है, वह उसे अपने थंडर फेम एट्रीब्यूट से पंच मारता है, जिससे बेचारी क्रिचर कई फीट पीछे धकेल दी जाती है। यूं ऐसा देख रही है जैसे उसने कोई मेरिकल देखा हो, और सांप जल्दी से उस दीवार से भागने की कोशिश करता है जिसे उसने तोड़ा था। जब उसे एहसास होता है कि वह बड़े संकट में है, युवा शिंजकी से कहती है कि सांप को भागने मत दो, लेकिन शिंजिची उसे खत्म करने के लिए अपनी तलवार निकालता है। उसकी तलवार में लेजेंडरी थंडरफेम एट्रीब्यूट भरी हुई है, इसलिए वह सांप की ओर दौड़ता है ताकि उसे सुशी की तरह काट सके। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता और युवा चौंक जाती है यह जानकर कि उसने 2 एट्रीब्यूट्स जागृत कर लिए हैं। शिंजी याद करता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रेनिंग एसोसिएशन के पास कोई बुरी नीयत नहीं है और वे लोगों की मदद करते हैं, इसलिए अगर वे इसके बारे में जान जाएं तो यह बुरा विचार नहीं होना चाहिए। वह स्वीकार करता है कि उसने फायर और लाइटनिंग जागृत किया है और युवा सोचती है कि यह लड़का अब कितना मजबूत होगा। कुछ समय बाद वह इस बात की रिपोर्ट चेयरमैन को देती है और वह समझता है कि इसलिए शिनजिनसी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वे उसे मॉनिटर न करें। चेयरमैन मानते हैं कि उन्हें शिंजी को अपनी एसोसिएशन में शामिल कराना चाहिए। तो युवा पूछती है कि क्या उन्हें उसे मॉनिटर करना छोड़ देना चाहिए, और चेयरमैन युवा से पूछते हैं कि क्या उसे लगता नहीं कि अब बॉयफ्रेंड पाने का समय आ गया है। कुछ समय बाद स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रेनिंग एसोसिएशन की एक बैठक होती है जहां कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें यह घोषणा करनी चाहिए कि स्पिरिचुअल एनर्जी लौट आई है। उनमें से एक मानता है कि लगातार होने वाली घटनाओं के कारण अब इसे गुप्त नहीं रखा जा सकता। कुछ अन्य लोग मानते हैं कि वह बकवास कर रहा है, क्योंकि अगर वे ऐसा कुछ घोषित करेंगे तो दुनिया अराजकता में गिर जाएगी और वे पछताएंगे। हालांकि पहले आदमी का मानना है कि घोषणा करना बेहतर है, क्योंकि कम से कम यह उन्हें फैक्ट्री के निवासियों को इवैक्यूएट करने की चेतावनी देने का मौका देता। उसका विरोधी जोर देता है कि उन्हें इस मुद्दे को हल करना चाहिए, लेकिन पहले आदमी का कहना है कि उसने इसे हल नहीं किया, बल्कि किसी ने, जिसे उन्होंने बुलाया। जब बहस और गर्म हो जाती है तो चेयरमैन यान उन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं। वह उन्हें अपने स्थानों पर बैठने के लिए कहते हैं और पहले आदमी से सहमति जताते हैं कि उसने सही कहा, क्योंकि अगर उन्हें बुलाए गए व्यक्ति की मदद नहीं मिलती तो वह अपनी बेटी, अधीनस्थों और निवासियों को खो सकते थे। इसलिए वह प्रस्ताव करते हैं कि वे उन स्थानों को पहचानें जहां स्पिरिचुअल एनर्जी का पुनरुत्थान हो रहा है और उन्हें टेस्टिंग ग्राउंड्स के रूप में इस्तेमाल करें। वह सुझाव देते हैं कि वे उनमें से एक को टूरिस्ट आकर्षण के रूप में बनाएं और यह देखें कि यह अधिकारियों को कैसे प्रभावित करता है। इसके बाद अगले कदम का निर्णय लें। और सारे आदमी बोल देते हैं कि ये आइडिया बहुत अच्छा है। जब कोई भी विरोध नहीं करता तो चेयरमैन दूसरा मुद्दा उठाता है। वो शिंजी की एबिलिटीज की बात करता है और बताता है कि वो उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रेनिंग एसोसिएशन में बुलाना चाहता है। वो ये भी कहता है कि वो उसे एक स्क्वाड का लीडर बनाना चाहता है और उनसे राय पूछता है। एक आदमी मान जाता है कि शिंजी को शामिल कर लेना ठीक है, लेकिन उसे इतना बड़ा पद तुरंत देना सही नहीं। दूसरा भी यही बोलता है कि इससे नीचे वालों में असंतोष फैल जाएगा। लेकिन चेयरमैन पूछता है कि क्या उन्होंने उसकी असली ताकत देखी भी है, क्योंकि शिंजी ने थंडर और फायर दोनों एट्रीब्यूट्स जागाए हैं। उसे नीचे रैंक देना उसे नाराज कर सकता है, और ऐसा आदमी दुश्मन बन जाए तो दिक्कत होगी। इस पर पहला आदमी सुझाव देता है कि चेयरमैन उसके लिए एक टेस्ट रखे। बाकी सब भी मान जाते हैं कि अगर शिंजी सच में स्क्वाड लीडर बनने लायक है तो टेस्ट से पता चल जाएगा। चेयरमैन यान मुस्कुराकर बोलता है कि बाद में पछताना मत। अगली सुबह शिंजी हमेशा की तरह सुस्ती में उठता है। घर में आवाज सुनकर उसे लगता है कि कोई चोर घुस आया है। वो गुस्से में बाहर भागता है ये देखने कि कौन एक गरीब आदमी के घर में चोरी कर रहा है। वो दरवाजा खोलकर चिल्लाता है, ओए, वहीं रुक। लेकिन सामने तो वो खड़ी होती है जो सफाई कर रही होती है। वो उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। शिंजी उलझन में उसे जवाब देता है और याद करता है कि कल ही तो उसने कहा था कि वो उस पर नजर नहीं रखेगी। वो शांति से बताती है कि वो जासूसी करने नहीं, बल्कि उसके साथ रहने आई है। ये सुनकर शिंजी पहले शॉक्ड और फिर डर जाता है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसके लिए कुछ टेस्ट रखे गए हैं।
उसे याद आता है कि टीम की ग्रैंड गैदरिंग में बस कुछ दिन बचे हैं और वो सोचता है कि उसके पास टाइम खराब करने की गुंजाइश नहीं। वो ऊ को बोलता है कि वो ये सब नहीं करेगा। तब ऊ बताती है कि ये उसकी ट्रेनिंग में दखल नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए एक खास लोकेशन चुनी गई है, ऐसी जगह जहां हाल में स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से रिवाइव हुई है। वहां नए पार्टिसिपेंट्स हैं और स्ट्रॉन्ग साथियों से मिलने का मौका है। शिंजी को याद आता है कि उसका दोस्त हकारू भी इस ऑर्गेनाइजेशन में आया था। वो पूछता है कि क्या मीका भी एकेडमी ज्वाइन कर रही है। उसे पता चलता है कि हाँ। उसे याद आता है कि मीका ने कहा था कि उसे ब्लैक डिवीजन की ट्रेनिंग में बहुत फायदा हुआ था। तो वो सोचता है कि शायद ये सब इसी टेस्ट में हुआ हो। वो सच्चाई पता करने का फैसला करता है और ऊ को बोलता है कि उसे मीका से मिलना है। कुछ समय बाद चेयरमैन यान कुछ मेंबर्स को संबोधित करता है। वो कहता है कि शांत जीवन भूल जाओ, क्योंकि मौत से भरी दुनिया आने वाली है। वो बताता है कि अब वो उन्हें एक एडवांस्ड स्पिरिचुअल एनर्जी प्रैक्टिशनर से मिलवाएगा, जो उनका कैप्टन बनेगा। मीका वहीं खड़ी होती है और क्यूरी सोच रही होती है कि उस रात जो डिवाइन लाइट में लिपटा आदमी उसने देखा था, वो कहाँ गायब हो गया। उसने अपने सुपीरियर को बताया था, पर उसने विश्वास नहीं किया। उसके पास खड़ा एक सदस्य केन उससे पूछता है कि वो क्या सोच रही है। मीका बताती है कि वो बस सोच रही थी कि नया कैप्टन कैसा होगा। केन बोलता है कि कैप्टन कोई अमीर बिगड़ा हुआ लड़का होगा और वो पहले ही दिन उसे सबक सिखा देगा, ताकि उसे पता लगे कि यहाँ सबसे स्ट्रांग कौन है। बाकी लोग उसकी वाहवाही करते हैं, लेकिन काव्य उसे चेतावनी देता है कि ज्यादा मत उछल, मुसीबत मत खड़ी कर देना। उधर ऊ शिंजी को उसकी टीम दिखाती है। टीम में 5 सदस्य हैं, 2 लड़कियां और 3 लड़के। शिंजी रिपोर्ट पढ़ता है और देखता है कि बाकी सबके एट्रीब्यूट सामान्य हैं, बस मीका की आइस एट्रीब्यूट अलग है। वो उसे बताती है कि योशिकेन से थोड़ा सावधान रहे। वो पहले अंडरवर्ल्ड में था और अवेकनिंग के बाद विंड एट्रीब्यूट के साथ ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ है। उसका स्वभाव तेज है और उसे किसी के आदेश पसंद नहीं। जब वो टीम के करीब पहुंचते हैं, चेयरमैन यान घोषणा करता है कि उनका कैप्टन आ गया है। मीका सोचती है कि क्या ये वही है जिसने उसकी जान बचाई थी। पास खड़ी क्यूरी उसे पहचान लेती है, वही लड़का जो पहाड़ पर बिजली की रोशनी में लिपटा था। चेयरमैन शिंजी का परिचय शुरू करता है, लेकिन तभी केन उसे रोक देता है। वो बोलता है, क्या आपको पूरा यकीन है कि ये लड़का काबिल है? अगर ये कमजोर निकला तो ये हमारी पूरी टीम को नीचे गिरा देगा और कोई भी इसके आदेश नहीं मानेगा। उत्साहित होकर शिंजी उससे पूछता है कि क्या वो इसे टेस्ट करना चाहेगा, और ये बात केन को और भी ज्यादा खुश कर देती है। शिंजी केन से पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि इतनी ट्रैश जो बबलिंग स्प्रिंग लेवल की है, वो उसके सामने टिक पाएगी। कैन गुस्से में पूछता है कि क्या वो मरना चाहता है। कैन अपनी विंड एनर्जी छोड़कर शिंजी की तरफ पंच मारने कूदता है, लेकिन शिंजी शांत रहकर पूछता है कि क्या बस इतना ही है। पर उसके पंच के लगने से पहले ही चेयरमैन यान उसका हाथ हवा में पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर को अनदेखा करना चाहता है। केन जल्दी से माफी मांगता है और कहता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस वो चाहता था कि नया कैप्टन अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करे, ताकि सब उसकी रिस्पेक्ट करें। बाकी लड़के भी केन की हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि वो सब उसी के कंट्रोल में है। लेकिन चेयरमैन बताते हैं कि उन्होंने शिंजी की स्ट्रेंथ उसी वक्त कंफर्म कर ली थी जब उसने अकेले ही एक जायंट स्नेक को हराया था और यू को बचाया था। ये सुनकर सयोरी हैरान रह जाती है कि ये वही लड़का है जिसने सीनियर यू को बचाया था। पर केन फिर भी जिद करता है कि शिंजी ने शायद किस्मत से स्नेक को हरा दिया होगा। आखिरकार चेयरमैन बोलते हैं कि जो भी उनके आदेश को मानेगा नहीं, उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर वो सबको चुप रहने को कहते हैं। उसके बाद वो मिशन की डिटेल बताते हैं। उन्हें एक क्रिएचर को हराना है जिसे थॉर्न मॉन्स्टर कहा जाता है। उनकी जानकारी के अनुसार ये क्रिएचर इंसान का रूप ले सकता है और आजादी से घूमता है। चेयरमैन उन्हें बताते हैं कि ये मत सोचो कि दुनिया अभी भी सुरक्षित है। मौत को हमेशा अपने साथ लेकर चलना सीखो। जब वो फॉरेस्ट में पहुंचते हैं, शिंजी सोचता है कि क्या वो सही जगह पर आए हैं, क्योंकि उसे कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। उसे शक होता है कि शायद वो जमीन के नीचे छिपे हों। तभी मीका पूछती है कि आगे बढ़ना है या रास्ता मिस कर दिया। शिंजी महसूस करता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हो रही है जितना वो उस बड़े पेड़ के पास जा रहे हैं, लेकिन उसे किसी मॉन्स्टर की मौजूदगी महसूस नहीं होती। सेफ्टी के लिए वो अपनी टीम को बोलता है कि पेड़ के पास मत जाना। फिर वो सबको आसपास सुराग ढूंढने भेजता है, लेकिन कैन हंसकर पूछता है कि क्या शिंजी उस बड़े पेड़ से डरता है, और बाकी लड़के भी हंसते हैं। शिंजी फिर भी उन्हें वार्निंग देता है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो जो भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। चिढ़कर केन और उसके साथी जानबूझकर पेड़ के पास चेक करने जाते हैं।
केन पेड़ को देखकर हैरान हो जाता है। उसने इतनी भारी एनर्जी वाला पेड़ कभी नहीं देखा था। बाकी लड़के कहते हैं कि अगर वो इस पेड़ के नीचे ट्रेन करें तो शायद लेवल अप कर जाए। केन सोचता है कि वो इस पेड़ की एनर्जी एब्जॉर्ब करके स्प्रिंग लेवल 3 तक पहुंच जाएगा और तब युवा भी उसे मानने पर मजबूर होगी। वो ख्यालों में खो जाता है कि एसोसिएशन की सारी लड़कियां उसे चिपक कर घूमेंगी जैसे वो उनका डैडी हो, और इसी सपने में वो वहीं बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। तीनों लड़के कल्टीवेट करने बैठ जाते हैं, लेकिन शिंजी उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। चलते समय मीका पूछती है कि क्या लड़के ठीक रहेंगे। शिंजी कहता है कि शायद हाँ, लेकिन अगर कुछ हुआ तो वो संभाल लेगा। चलते चलते कोरी पूछती है कि क्या वो कुछ दिन पहले मिले थे। शिंजी कहता है कि उसे याद नहीं, लेकिन जैसे ही वो बिजली वाले पहाड़ की बात करती है, शिंजी उसे पहचान लेता है। कोरी बताती है कि वो लाइटनिंग स्पिरिचुअल एनर्जी की जांच के लिए भेजे गए थे, और शिंजी पर गुस्सा करती है कि उसी की वजह से उसकी सीनियर ने उसे घंटों डांटा। उसने सबको बताया था कि किसी ने लाइटनिंग वाली एनर्जी एब्जॉर्ब की है, पर किसी ने यकीन नहीं किया। शिंजी मजबूर होकर माफी मांग लेता है। आखिर में शिंजी लड़कियों से कहता है कि यहीं रुककर ट्रेन करो, क्योंकि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत है। मीका पूछती है कि क्या वो ट्रेन नहीं करेगा। शिंजी सोचता है कि मीका इस जिंदगी में भी उतनी ही दयालु है। वो कहता है कि यहाँ की एनर्जी उसके एट्रीब्यूट से मैच नहीं करती, इसलिए वो ट्रेन नहीं करेगा। तभी दूर से मदद के लिए चीख सुनाई देती है। पेड़ ने लड़कों की बुरी तरह पिटाई शुरू कर दी है। पेड़ अपने आप हिलने लगा था। एक लड़का रोते हुए कहता है कि वो अभी मरना नहीं चाहता। तभी केन बहादुरी दिखाकर कूदता है और उसे बचाने जाता है। वो पेड़ की बेल पर वार करता है, लेकिन उसकी ब्लेड कोई डैमेज नहीं कर पाती। अगले ही पल एक और बेल उस पर गिरती है और उसे दूर फेंक देती है। जमीन पर गिरते हुए उसे चेयरमैन की वो बात याद आती है, कल्टीवेशन की दुनिया में मौत हमेशा साथ चलती है। वो सोचता है कि क्या उसके लिए अब गेम ओवर है। तभी एक तेज रोशनी पेड़ की बेलों को जला देती है। शिंजी उसके सामने खड़ा होता है और कहता है कि भाग जाओ। केन उठकर कहता है कि वो अपने साथियों को छोड़कर नहीं जाएगा। ये सुनकर शिंजी उसकी हिम्मत को मान लेता है। केन जोर देकर कहता है कि सिर्फ सबसे घटिया तरह के लोग ही अपने साथियों को छोड़कर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद शिंजी अपने नाइफ में लाइटनिंग फ्लेम एनर्जी भरकर उसे एक वाइन पर फेंकता है, और ट्री द्वारा बांधे गए लड़कों में से एक को काटकर नीचे गिरा देता है। ये बात ट्री को बहुत चिढ़ा देती है, तो शिंजी लड़कों से कह देता है कि जैसे ही वह सबको फ्री करे तुरंत वहां से निकल जाना। तभी जमीन हिलने लगती है और सबको डर लगता है कि मॉन्स्टर बाहर आने वाला है। इसके बाद ट्री बदलकर लेवल 3 थॉर्न मॉन्स्टर बन जाता है। लड़कों की हालत लगभग खराब हो जाती है, लेकिन शिंजी उन्हें याद दिलाता है कि चेयरमैन ने कहा था डेथ से डरना नहीं है। वह अपना पूरा शरीर थंडर फ्लेम से ढक लेता है और बोलता है कि अगर डेथ से डरते हो तो ट्रेनिंग करना ही छोड़ दो। जैसे ही मॉन्स्टर हमला करता है, शिंजी उसकी हर वार को डॉज करता है और तब भी डॉज करता रहता है जब मॉन्स्टर सीधे हमला करने की कोशिश करता है। हवा में कूदते ही मॉन्स्टर कई वाइन्स उसके पीछे छोड़ देता है, तो शिंजी एक फायर बैरियर बनाता है जो वाइन्स को उसे छूने से पहले ही जला देती है। आग से मॉन्स्टर का हाथ ओवरवेल्म हो जाता है, तो शिंजी लाइटनिंग फ्लेम फिस्ट का मूव इस्तेमाल कर उसे पल में उसके चेस्ट में चीर देता है। लड़के लगभग अपने जॉज गिरा देते हैं, और करी को यकीन ही नहीं आता कि लाइटनिंग एट्रीब्यूट अवेकनर की पावर इतनी भारी होती है। मिका नावेल्स के हीरोज के बारे में सोचती है और समझती है कि शायद हीरोज ऐसे ही होते हैं। उधर ऑर्गेनाइजेशन के लोग अपने सिस्टम पर ये फाइट देखते हैं और यकीन ही नहीं कर पाते कि शिंजी में इतनी स्ट्रेंथ है। चेयरमैन यान आखिर में सबको पूछते हैं कि उनके डिसीजन पर कोई ऑब्जेक्शंस तो नहीं। सब बोलते हैं नहीं। तभी अचानक अर्थक्वेक महसूस होता है। वह चेयरमैन से पूछती है कि क्या वही है जिसकी उसे शंका थी, और वह मान लेते हैं कि अब इसे छुपाया नहीं जा सकता। वह कहते हैं कि अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह रिकवर हो चुकी है और दुनिया अब अपसाइड डाउन होने वाली है। फॉरेस्ट में शिंजी थॉर्न मॉन्स्टर का एनालिसिस करते हैं, और उन्हें याद आता है कि मिका ने कहा था कि उसकी पास्ट लाइफ में इस जगह से कनेक्शन था। लेकिन ये समझ में नहीं आता क्योंकि मिका का वाटर एट्रीब्यूट है और थॉर्न मॉन्स्टर का वुड एट्रीब्यूट। अचानक जमीन से ब्राइट लाइट निकलती है, और शिंजी समझते हैं कि आइस एट्रीब्यूट शायद वहीं से इमर्ज हो रही है, क्योंकि अर्थ की एनर्जी पूरी तरह रिकवर हो चुकी है। उन्हें याद आता है कि मिका पिछली लाइफ में इसे ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाई थी। शिंजी जमीन को तोड़कर एनर्जी को अच्छे से देखने के लिए खुला करते हैं। मिका को ये इनक्रेडिबल लगता है कि उन्होंने एक ही ब्लो में सारी सराउंडिंग एनर्जी डिस्पर्स कर दी। शिंजी उसे बोलते हैं कि जाओ और आइस एट्रीब्यूट एनर्जी एब्जॉर्ब करके स्ट्रॉन्गर बनो। मिका मान जाती है। शिंजी उम्मीद करते हैं कि इस लाइफ में वे दोनों साथ में स्ट्रॉन्गर बने और सेजू को मारने वालों से रिवेंज लें। शिंजी सबको कहते हैं कि वे चाहते हैं कि मिका यहीं इस पावरफुल एनर्जी के साथ ट्रेन करे, क्योंकि उसके पास यही एट्रीब्यूट है। बाकी लोगों को वे इंतजार करने को कहते हैं।
घर लौटने पर सब सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि मिका अब लेवल 1 से बढ़कर ची लेवल 3 तक पहुंच चुकी है। मिका मानती है कि ये सब कैप्टन और सबकी वजह से हुआ। केन शिंजी से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उन्हें मिसजज किया, लेकिन शिंजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, कम से कम उन्होंने अपने कॉमरेड्स को कभी नहीं छोड़ा। ये सुनकर केन को टच लगता है क्योंकि कैप्टन उनके लिए इतनी काइंड वर्ड्स कह रहे हैं, तो वह और बाकी लड़के अपनी जान शिंजी को समर्पित करने की कसम खाते हैं, जिससे शिंजी थोड़ा अवॉर्ड फील करते हैं। अचानक एक नोटिस आता है, सभी को इवैक्यूएट किया जाए। कुछ सोल्जर्स पहुंचते हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए। शिंजी नोटिस करते हैं कि एक सोल्जर से स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है, मतलब वह प्रैक्टिशनर है। उन्हें याद आता है कि चेयरमैन यान इसे हैंडल कर रहे थे, तो वे थोड़ा ऑब्जर्व करने का फैसला करते हैं क्योंकि ट्रेनिज्म के लिए ये लेवल अप करने का चांस हो सकता है अगर एनर्जी उनके टीम से आई हो। जब सोल्जर्स देखते हैं कि ये लोग मूव नहीं कर रहे, तो एक सोल्जर उनके पास आता है और शिंजी को उठने को कहता है। केन गुस्से में बोलते हैं कि कैप्टन से बात करते वक्त जुबान संभाल कर रखो। सोल्जर गन केन की गर्दन पर रख देता है और कहता है कि हट जाओ अगर मरना नहीं चाहते। तो केन अपनी विंड एनर्जी एक्टिवेट करके फाइट में कूदते हैं, लेकिन शिंजी उन्हें रोक देते हैं। 3 घंटे पहले एक ग्रुप मीटिंग कर रहा था कि अचानक स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर क्यों हुई और अब क्या करना चाहिए। कोई कहता है कि सबसे अर्जेंट काम है उस म्यूटेंट डॉग को पकड़ना जो एस्केप हो गया, लेकिन लीडर उन्हें चुप करा देता है। लीडर कहते हैं कि म्यूटेंट डॉग को पकड़ना उनकी टॉप प्रायोरिटी है ताकि वह लोगों को हरम न करे, और वह कावासाकी नाम के आदमी को इस मिशन की जिम्मेदारी देते हैं। वह बाकी सभी को यह भी बताता है कि उन्हें बॉर्डर की ओर मूव करना चाहिए क्योंकि वे यहाँ पीस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अंत में वह कावासाकी से कहता है कि सुनिश्चित करें कि वह म्यूटेंट डॉग को कल सुबह तक पकड़ ले। थोड़ी ही देर बाद कावासाकी पुरुषों का नेतृत्व करके ईस्ट की ओर इवैक्यूएशन तेज करता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि म्यूटेंट डॉग कब प्रकट होगा। अपने कैमरा के माध्यम से देखते हुए वह देखता है कि उसका एक सोल्जर केन के साथ अल्टरकेशन में फंस गया है। रेस्टोरेंट में शिंजी केन से कहते हैं कि मिलिट्री पर्सनल के साथ ट्रबल मत करो, और केन शांत हो जाता है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, शिंजी अपने टीममेट्स को बताते हैं कि आज दोपहर को ओमिनस एनर्जी का विस्फोट हुआ था और अब वे एक अत्यंत खतरनाक दुनिया में जीने वाले हैं। वह मिका को याद दिलाते हैं कि वापसी पर अपनी ट्रेनिंग मत भूलो क्योंकि वह स्ट्रॉन्गर बन सकती है, भले ही उसकी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड अभी भी अनस्टेबल है। अचानक कावासाकी शिंजी के पास आता है और शिंजी उसे पहचान लेते हैं, उसे कड़ा कहकर संबोधित करते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश दिखते हैं, तो शिंजी उसे लड़कों के सामने अपने हाई स्कूल क्लासमेट के रूप में परिचित कराते हैं। मजाक बनाने के लिए कावासाकी जोर देता है कि वह असल में शिंजी का बड़ा भाई फिगर है, लेकिन शिंजी कहते हैं कि वह बड़ा भाई है। आखिरकार काओरी सुझाव देती हैं कि उन्हें जाना चाहिए क्योंकि दोनों पुरुषों को बहुत सारी बातें करनी होंगी, और वे निकल जाते हैं। जब वे बातचीत करते हैं, शिंजी आश्चर्यचकित होते हैं यह जानकर कि कावासाकी ने रैंक चढ़ाई है और मिलिट्री ऑफिसर बन गया है। इसके अलावा कावासाकी उन्हें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता है। शिंजी उससे पूछते हैं कि क्या उसने ग्लोबल रिकवरी ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में सुना है। कावासाकी उन्हें एक सीक्रेट बताता है और कहता है कि उनकी यूनिट यहाँ इसीलिए मोबिलाइजन की गई थी क्योंकि एक म्यूटेंट डॉग एस्केप हुआ था और इलाके में छिपा हुआ है। शिंजी इसे रोचक पाते हैं और सोचते हैं कि क्या यह वही म्यूटेंट डॉग है जिसे उन्होंने उनके पीछे भेजा था। कुछ ही देर बाद एक सोल्जर कावासाकी को सूचित करता है कि उन्होंने सभी सिविलियंस को इवैक्यूएट कर दिया है, तो अब बस म्यूटेंट डॉग के प्रकट होने का इंतजार करना है। यह शिंजी को उत्साहित करता है और वह मिलिट्री की स्ट्रेंथ देखने की उम्मीद करते हैं। वह कावासाकी से पूछते हैं कि क्या वह देख सकते हैं, और कावासाकी सहमत हो जाता है क्योंकि वह इसे शिंजी के लिए दुनिया की स्थिति सीखने का अच्छा मौका मानता है। वह सहमत हो जाता है और अपने एक मैन हायाकावा से कहता है कि शिंजी को ऑब्जर्वेशन एरिया तक गाइड करे। जब हयाकावा शिंजी को लेकर जाता है, वह उन्हें याद दिलाता है कि कैप्टन कावासाकी के साथ उनके रिश्ते के बावजूद उसके ऑर्डर्स का पालन करें। शिंजी बस हंसते हैं और बिना लड़ाई के सहमत हो जाते हैं। जब वे ऑब्जर्वेशन एरिया पहुंचते हैं, तो शिंजी नोटिस करते हैं कि हर कोई गन ले रखा है। उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी के आधार पर वे देखते हैं कि अधिकांश लोग वाकासिन लेवल 1 के आसपास हैं, जिसका मतलब है कि वे काफी स्किल्ड हैं। अचानक अलार्म बजता है कि म्यूटेंट डॉग प्रकट हो गया है। कहीं पास डॉग कुछ सोल्जर्स पर गुर्राता है जो उसे घेरे हुए हैं, और वे बीस्ट पर फायर खोल देते हैं। बुलेट्स कुछ नहीं करती, लेकिन इसे चिढ़ा देती हैं, तो बीस्ट अपने माउथ से पर्पल एनर्जी रिलीज करता है। शिंजी इसे अजीब पाते हैं और कावासाकी समझता है कि वे मुश्किल में हैं क्योंकि मॉन्स्टर एवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है।
वह अपने पुरुषों को तुरंत इसे रोकने का आदेश देता है ताकि उनकी पूरी यूनिट खत्म न हो जाए। पुरुष फाइट में दौड़ते हैं, लेकिन मॉन्स्टर की एनर्जी उन्हें आसानी से पीछे धकेल देती है। कुछ ही पलों बाद वुल्फ एवल्व करता है और उसके शरीर पर स्पाइक्स उगाते हैं। इस समय कावासाकी निष्कर्ष निकालते हैं कि अब उनके लिए गेम ओवर है। कुछ समय फाइट करने के बाद कावासाकी जीत नहीं पाते और अपने पुरुषों से कहते हैं कि सिविलियंस की सुरक्षा के लिए उन्हें फाइट करना ही पड़ेगा। वह स्पेशल फोर्स को इसके पीछे भेजते हैं और वे मॉन्स्टर की ओर दौड़ते हैं, लेकिन यह अपनी एनर्जी स्लैश से उन्हें आसानी से पीछे धकेल देता है। बाकी सोल्जर्स शॉक में देखते हैं कि उनका कैप्टन मलबे में गिरा हुआ है और कावासाकी देखता है कि मॉन्स्टर उसकी ओर दौड़ रहा है। वह सोचते हैं कि क्या यहीं उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है। जैसे ही मॉन्स्टर कावासाकी को जमीन में पामेल करने वाला होता है, शिंजी बीच में कूदते हैं और अपनी एक हाथ से इसे रोक देते हैं। कावासाकी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते, लेकिन शिंजी मॉन्स्टर को कहते हैं कि अगर उसने अपने दोस्त पर हाथ डाला तो वह मर जाएगा। शिंजी मॉन्स्टर को इलेक्ट्रोक्यूट करते हैं, जिससे यह दर्द में पीछे कूदता है। ये कावासाकी को चौंकाता है और वह शिंजी से पूछते हैं कि क्या वह हमेशा से कल्टीवेटर थे। शिंजी आश्वस्त करते हैं कि वे मॉन्स्टर को नष्ट करने के बाद इस बारे में बात करेंगे और बाकी सोल्जर्स शॉक में हैं कि यह आदमी एक सिंगल स्ट्राइक से रैंक 4 म्यूटेंट बीस्ट को नुकसान पहुंचा सका। शिंजी अपनी ब्लेड तैयार करते हैं और मॉन्स्टर की डांस को खत्म करने के लिए पास जाते हैं। शिंजी लाइटनिंग बोल्ट तैयार करते हैं और जब म्यूटेंट डॉग इसे देखता है तो यह पलटकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन शिंजी इसे भागने नहीं देता। एक तेज मूवमेंट में वह लाइटनिंग बोल्ट को डॉग की पीठ से फेंकता है और यह सामने से निकलता है। इस बीच कावासाकी को कुछ सोल्जर्स मदद करते हैं और वह शिंजी की पावरफुल लाइटनिंग कल्टीवेशन देखकर हैरान हो जाता है। डॉग कमजोर होने के बाद शिंजी अपने थंडर फेम पावर को अपनी ब्लेड के साथ फ्यूज करता है और म्यूटेंट डॉग को आधा काट देता है। बाकी सोल्जर्स शॉक में हैं कि शिंजी इतनी जल्दी ही इतनी स्ट्रांग हो गया, जबकि अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी अभी अभी रिस्टोर हुई है और वे सोचते हैं कि अगर वह इसी रेट से जारी रखे तो वह कितना बड़ा मॉन्स्टर बन जाएगा। हालांकि कावासाकी घमंड करते हैं कि यह उनके इनक्रेडिबल फ्रेंड से उम्मीद की गई थी। इस बीच शिंजी नोटिस करते हैं कि वह नाइफ जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया वह डिसइंटीग्रेट हो गया, जबकि वह मिलिट्री ग्रेड था। इसलिए वह समझते हैं कि उन्हें ऐसा वेपन ढूंढना होगा जो उनकी पावर को बर्दाश्त कर सके। जब वह वापस नीचे आता है, कावासाकी उसकी ऑसम पावर की तारीफ करता है और यह पाते हुए हैरान होता है कि शिंजी ने अब तक अपनी ऑसम पावर कभी दिखने नहीं दी। घायल होने के बावजूद कावासाकी सोल्जर्स को कहते हैं कि साफ सफाई करें और कहीं जाकर शिंजी के साथ चैट करें। कुछ समय बाद कावासाकी मिशन का वीडियो अपने सुपीरियर को दिखाते हैं और कहते हैं कि शिंजी सिर्फ फ्रेंड नहीं बल्कि ब्रदर है। महिला मानती है कि अगर वे उसे रिक्रूट कर लें तो मिलिट्री की स्ट्रेंथ स्काईरॉक कर जाएगी। तो वह कावासाकी से पूछती है कि क्या उसने उसे ज्वाइन करने के लिए मनाया। कावासाकी स्वीकार करता है कि उसने कोशिश की, लेकिन शिंजी पहले से ही स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन का मेंबर है। जब उसकी सुपीरियर ये सुनती है तो वह किसी को ऑर्गेनाइजेशन में भेजने का फैसला करती है ताकि चीजों पर नेगोशिएशन हो सके। अगले दिन शिंजी घर लौटता है। यू उससे पूछता है कि क्या उसने मिलिट्री ऑपरेशन ज्वाइन किया। वह स्वीकार करता है कि यह बस हो गया और वह इसे प्लान नहीं कर रहा था, लेकिन उसे करना पड़ा क्योंकि उसका फ्रेंड डेंजर में था। आखिरकार वही उसे सूचित करती है कि सुप्रीम कमांडर की ग्रैंडडॉटर लगातार उनके चेयरमैन को कॉल कर रही है। जब शिंजी पूछता है, उआ बताती है कि चेयरमैन इसे छुपाने के लिए रो रहे हैं, लेकिन महिला परसिस्टेंट है। तो उआ सुझाव देती है कि शिंजी कुछ दिन अपने बैग पर ध्यान रखे। अचानक शिंजी को कावासाकी से कॉल आता है, जो फुआ नात्सुकी, कावासाकी की सुप्रियर से है। कुछ पल के लिए वह जवाब नहीं देता। नात्सुकी उसे बताती है कि वह जानती है एक जगह जहां एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी विकसित हो रही है। ये शिंजी का ध्यान खींचता है क्योंकि वह अपनी फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब वह नात्सुकी से मिलते हैं, वह बताती है कि एक नाइट पेट्रोल में कंस्ट्रक्शन साइट पर फायरबॉल देखा गया। वर्कर्स ने सोचा कि यह स्पिरिट है तो उन्होंने एक मीडियम को बुलाया, लेकिन इससे चीजें और बुरी हो गईं जब तक कि आग ने पूरी साइट को जला नहीं दिया। मिलिट्री ने क्षेत्र को सील किया और इसे हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। शिंजी नात्सुकी से पूछते हैं कि क्या फायर अभी भी फैल रही है और वे कहती है कि हाँ, और अब वे केवल लोगों को इवैक्यूएट कर सकते हैं ताकि कैजुअल्टीज कम हो। अचानक वह पूछती है कि क्या वह अभी भी यूए के साथ इन्वॉल्व्ड है, जो शिंजी को शॉक करता है। वह उसे अजीब बातें बंद करने के लिए कहता है और समझाता है कि यूए केवल उस पर नजर रखने के लिए है।
नात्सुकी कहती है कि उसे इतनी जोर से डिनायल करने की जरूरत नहीं है और अपनी कहानी जारी रखती है। वह समझाती है कि कल्टीवेटर्स की मिलिट्री फोर्स बनाना राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गई है, क्योंकि अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर हो गई है। अब तक की समस्या यह है कि ज्यादातर पोटेंशियल वाले कल्टीवेटर्स अनरोली और टीम प्लेयर बनने में असमर्थ होते हैं। लेकिन नात्सुकी बताती है कि कावासाकी ने कहा था कि शिंजी ऐसा नहीं है। वह पूछता है कि क्या वह उसे मिलिट्री में ज्वाइन करने के लिए चाहता है, ताकि अगली जनरेशन के कल्टीवेटर्स को ट्रेन किया जा सके, और वह सहमत होती है। फिर उत्कृष्ट ट्रीटमेंट ऑफर करती है। हालांकि शिंजी समझाते हैं कि उन्हें पहले स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन में नए टैलेंट को ट्रेन करने पर फोकस करना है। यह नात्सुकी को उत्साहित करता है, क्योंकि यह दिखाता है कि शिंजी वास्तव में प्रिंसिपल वाला इंसान है। जब वे लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि पुलिस आमतौर पर जिद्दी लोगों को डू नॉट क्रॉस लाइंस पार करने से रोक रही है। जब वे कार से उतरते हैं, रेन जो यूटो के साथ पास में खड़ा है, शिंजी से पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। शिंजी जवाब नहीं देते तो यूटो मजाक करता है कि शिंजी रेन के पीछे वॉचडॉग की तरह घूम रहा है। जब प्रेस के मेंबर्स टेंशन महसूस करते हैं तो वे जल्दी से अपने कैमरों को फोकस करते हैं, ताकि स्पाइसी चीजें कैप्चर कर सकें जिन्हें वे न्यूज में रिपोर्ट कर सकें। यू शिंजी से कहता है कि वह जानता है कि वह रेन को भूल नहीं सकता, लेकिन उसे याद दिलाता है कि वह कभी उसके साथ नहीं होगा, क्योंकि उसने अपना चांस वेस्ट किया। भीड़ के मेंबर्स ये भी नजरअंदाज करते हैं कि उन्होंने इस ड्रामा पर फोकस करने के लिए क्यों आए, लेकिन शिंजी यह भी कल्पना नहीं कर सकते कि रेन और यूटो यह सब इतनी खुलकर बोल रहे होंगे। अंततः नात्सुकी शिंजी से पूछने आती है कि क्या हुआ है, और प्रेस उसकी शानदार सुंदरता की वजह से उस पर फोकस कर लेती है। जब यूटो नात्सुकी की सुंदरता देखता है तो उसका मुंह पानी से भर जाता है, क्योंकि वह रेन की तुलना में बहुत ऊपर की लीग में है। लेकिन रेन शॉक्ड दिखती है तुरंत। यूटो खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए लंबा हैंडशेक देने जाता है, लेकिन नात्सुकी बस शिंजी से पूछती है कि क्या ये लोग उसके फ्रेंड हैं, जिससे यूटो फंस जाता है। अंततः शिंजी नात्सुकी को बताते हैं कि ये बस बायस्टैंडर्स हैं, और प्रस्ताव देते हैं कि वे अंदर जाएं, क्योंकि उनके पास इस समय इसके लिए समय नहीं है। वे यूटो को फंसा छोड़ते हैं और वह भीड़ में हंसी का पात्र बन जाता है, क्योंकि उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इस बीच यह रेन को परेशान करता है और वह इस शर्मिंदगी को जाने नहीं देती, इसलिए वह वादा करती है कि वह नात्सुकी को इसका पछतावा कराएगी। जब वह देखती है कि यूटो अभी भी घूर रहा है तो वह उसे ऑर्डर देती है। वह जल्दी से माफी मांगता है, और वह समझती है कि अगर वह अमीर नहीं होता तो वह उसे पहले ही छोड़ देती। इस बीच नात्सुकी शिंजी को बताती है कि साइट वर्कर्स ने कंफर्म किया है कि फायर बढ़ गई है और उन्हें सेफ्टी पेरीमीटर बढ़ाना होगा। वह कहती है कि उन्हें जल्दी समाधान ढूंढना होगा, और वह उसे उस एरिया में ले जाती है जहां फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी हाईली कंसंट्रेटेड है। वह जल्द ही एक डिवाइस निकालती है जो स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल्स मापती है, और अपनी रीडिंग्स से वह पेरीमीटर को 10 किलोमीटर तक बढ़ाने का ऑर्डर देती है। जब वह अभी भी बोल रही होती है तो वह शॉक्ड होती है, जब शिंजी सीधे उस फायर में चल देते हैं जिसे उसने उन्हें दिखाया था। पास में घबराया हुआ सोल्जर वाइस कमांडर से पूछता है कि क्या उसे रोकना चाहिए, लेकिन नात्सुकी सोचती है कि क्या शिंजी वास्तव में फायर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। शिंजी फायर एनर्जी के पास पहुंचते हैं, और उनका सिस्टम उन्हें बताता है कि उसने स्ट्रॉन्ग फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी डिटेक्ट की है, जिसे वह एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वह इसे एब्जॉर्ब करने का विकल्प चुनते हैं, और एनर्जी उनके बॉडी में बहने लगती है। फ्लो इतनी स्ट्रांग है कि यह लगभग नात्सुकी और उसके साथ सोल्जर्स की आंखों को ब्लाइंड कर देता है, और यह नात्सुकी को सोचने पर मजबूर करता है कि यह लड़का कितना पावरफुल है। वह सोचती है कि अगर वह सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो क्या वह एडवांस्ड लेवल 4 या लेवल 5 तक पहुंच जाएगा। इस बीच शिंजी की फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 2 तक पहुंचती है, और उन्हें एक नई फायर एट्रीब्यूट टेक्निक के लिए एक बोनस ड्रॉ मिलता है। शिंजी अपने बोनस का इस्तेमाल नई टेक्निक ड्रॉ करने के लिए करते हैं। जब वह विकल्प चुनते हैं, सिस्टम उन्हें बताता है कि उन्होंने जैकपॉट हिट किया है, जो उन्हें शॉक करता है। जाहिर है उन्हें एटर्नल सेक्रेड फेम टेक्निक मिली है, एक गोल्डन फायर एट्रीब्यूट टेक्निक। चूंकि ये पहली बार है कि उन्हें गोल्डन टेक्निक मिली, इसलिए उन्हें 10 बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं। इस टेक्निक के साथ ट्रेनिंग के माध्यम से वह फायर एट्रीब्यूट एनर्जी को अपने बॉडी में स्टोर कर सकते हैं, जिससे वह बड़े पैमाने पर अटैक्स कर सकते हैं। उत्साहित होकर वे फायर एनर्जी का हर आखिरी बिट एब्जॉर्ब करने का फैसला करते हैं, और जल्द ही ऐसा ही होता है। ये नात्सुकी को शॉक करता है, क्योंकि वह विश्वास नहीं कर सकती कि उसने सारी फायर एनर्जी अकेले एब्जॉर्ब कर ली। जब वह पूरा कर लेते हैं, नात्सुकी चेक करती है कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन वह उसे बताता है कि वह चिल है, और धन्यवाद कहता है कि उसे यहाँ लाया। जब वह अपना डिवाइस चेक करती है तो वह स्पार्क करता है और ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन शिंजी
जल्दी से उसे ब्लास्ट से दूर खींच लेते हैं अपनी गोद में। नात्सुकी खुद को आश्वस्त करती है कि वह इस आदमी को अपनी बनाएगी, चाहे कुछ भी लगे। शाम को नात्सुकी शिंजी से कंफर्म करती है कि क्या उसने सच में सारी फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर ली, और वह उससे पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। वह कहती है कि कोई नहीं है और पूछती है कि उसका वर्तमान लेवल क्या है। तो वह कहता है कि ये शायद योसेन रियल में लेवल 4 है, और वह मानते हैं कि जल्द ही लेवल 5 तक पहुंच जाएगा। ये नात्सुकी को सरप्राइज करता है, क्योंकि उसने सोचा था कि इतनी पावर के साथ उसका लेवल और ऊंचा होगा। शिंजी बताते हैं कि उनकी कल्टीवेशन मेथड थोड़ी यूनिक है। जब वह इसे समझा नहीं पाते, तो नात्सुकी आगे नहीं पूछने का फैसला करती है, क्योंकि कल्टीवेटर्स को अपने सीक्रेट्स पसंद होते हैं, जिसे वह सराहते हैं। अंततः वह उनसे पूछती है कि क्या वह मिलिट्री ज्वाइन करने पर पुनर्विचार करेंगे। अभी भी उन्हें एसोसिएशन से बेहतर ट्रीटमेंट ऑफर कर रही है। बावजूद इसके वह फिलहाल ऑफर ठुकरा देते हैं, तो नात्सुकी सहमत होती है कि उसे फोर्स नहीं करेगी। इस बीच यूए को चेयरमैन से एक मैसेज मिलता है कि वह शिंजी से एक विशेष मिशन, शैडो सब्जुगेशन मिशन संभालने को कहे। बाद में वह उसे चेतावनी देती है कि सभी स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर हो गई है, और वह सहमत होती है। बाद में यू याद करती है कि शिंजी खुशी खुशी नात्सुकी के साथ जाने के लिए तैयार हुए थे। अगले सुबह शिंजी खाना की शानदार खुशबू से जागते हैं, जो उन्हें यकीन है कि यू की है, क्योंकि वह शानदार कुक है। वह उत्साहित होकर किचन में जाते हैं, लेकिन पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं जब देखते हैं कि नात्सुकी उनके काउच पर कुछ टेकआउट के साथ बैठी है। जब वो पूछता है कि वो क्या कर रही है, तो वो बताती है कि उसने मिलिट्री के ऑफिशियल प्रोसीजर्स यूज करके उसके घर को एक क्लासिफाइड मिलिट्री साइट रजिस्टर कर दिया है। ये सुनकर वो चिढ़ जाता है और पूछता है कि उसने उससे पूछा क्यों नहीं, और फिर वो युवा से इस पूरी बात पर बात करने निकल पड़ता है। लेकिन अजीब बात ये कि उसे युवा अपने रूम में मिलती ही नहीं। तब नात्सुकी अंदाजा लगाती है कि युवा शायद इसलिए निकल गई क्योंकि उसको पता था कि वो आने वाली है। लेकिन शिंजी टेबल पर पड़े मिशन फाइल को चेक करता है, और पता चलता है कि एक शैडो सब्जुगेशन मिशन है। उसे उम्मीद होती है कि युवा अकेली ना गई हो, और वो फौरन बाहर भागता है। जब नात्सुकी पूछती है कि वो कहाँ भाग रहा है, तो वो बताता है कि युवा खतरे में है और उसे तुरंत चीफ से मिलना होगा। उधर युवा पानी के अंदर तैरकर किसी से बचने की कोशिश कर रही होती है। उसे एहसास होता है कि शिंजी के बिना वो कुछ नहीं कर पा रही। वो सोचती है कि कब से वो इतनी कमजोर हो गई, लेकिन तभी वो घूमकर अपने असाइलेंट पर बर्फ फायर करती है। उसकी फेंकी हुई बर्फ टकराती है और वो खुश होती है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर जैसा विशाल मछली पीछे से उसे निगलने आ जाती है। युवा तुरंत अपनी आइस पावर से मछली पर हमला करती है, लेकिन वो एक तेज चीख निकालती है जिससे युवा अस्थिर हो जाती है। उसे समझ नहीं आता क्या हो रहा है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। मॉन्स्टर को और स्ट्रांग होने से रोकने के लिए युवा फाइट बैक करने का फैसला करती है और ऊपर की ओर तैरने लगती है। लेकिन तभी एक विशाल ऑक्टोपस उसे जोर से नीचे पटक देता है। उस हिट से उसके मुंह से खून निकल आता है और पानी में गिरते हुए वो सोचती है कि क्या ये उसके लिए गेम ओवर है। अचानक पानी के अंदर एक तेज बिजली की लकीर चमकती है। शिंजी वहां पहुंच चुका होता है। वो उसकी हालत चेक करता है। वो उसे भागने को कहती है क्योंकि मॉन्स्टर उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है। शिंजी पहले उसे सुरक्षित करने की कोशिश करता है। वो पानी से निकलकर युवा को लेकर बाहर आता है और रास्ते में नात्सुकी से टकराता है, जो पूछती है कि क्या उसने मॉन्स्टर को हरा दिया। वो बताता है कि अभी नहीं, और उसे युवा का ख्याल रखने को कहता है। नात्सुकी उसे हॉस्पिटल ले जाने की पेशकश करती है। शिंजी तुरंत वापस पानी में नहीं कूदता, लेकिन वादा करता है कि युवा के ठीक होते ही वो मिलने आएगा। जब युवा हॉस्पिटल में भर्ती होती है, चेयरमैन शिंजी को दिल से धन्यवाद देता है, क्योंकि उसने सही समय पर उसकी जान बचाई। शिंजी भी खुशी जताता है और मिशन के बारे में और जानकारी पूछता है। तब चेयरमैन बताता है कि उस मॉन्स्टर को शैडो कहा जाता है। वो लोग पिछले 6 महीनों से उसे मॉनिटर कर रहे थे, उस वक्त जब दुनिया में मुश्किल से 10 लोग भी स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन कर रहे थे। क्योंकि उन्होंने कभी मॉन्स्टर का असली शरीर नहीं देखा, उनका शक था कि वो डार्क एनर्जी यूज करके सागर की गहराई में अपने शरीर को छुपाए बैठा है और आसपास की एनर्जी अब्सॉर्ब करके और स्ट्रांग हो रहा है। हाल ही में स्पिरिचुअल सर्ज के कारण वो मॉन्स्टर बेहद ताकतवर हो चुका है, और उसे जल्दी खत्म करना जरूरी है, वरना वो सिविलियंस के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। चेयरमैन शिंजी से पूछता है कि क्या वो उनकी मदद करेगा, और शिंजी मान जाता है, बस एक रिक्वेस्ट पूरी करने की शर्त पर। उसी रात नात्सुकी अपने दादा से कॉल पर बात करती है और पूछती है कि वो शिंजी को ये सब क्यों करने दे रहे हैं। बूढ़े आदमी बताते हैं कि ये शिंजी की असली परीक्षा है, खुद के लिए और देश के लिए।
लेकिन नात्सुकी जोर देती है कि ये मिशन बहुत खतरनाक है। वो याद दिलाती है कि मिलिट्री पहले भी एक छोटी डिवीजन भेज चुकी थी, लेकिन वो सब फेल हुए थे, जबकि वो लोग योजन लेवल 3 या उससे ऊपर के थे। उसके दादा समझते हुए भी बताते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, और उसे तसल्ली देते हैं कि उन्होंने शिंजी की मदद के लिए 3 एलिट सोल्जर्स असाइन किए हैं। वो चेतावनी देते हैं कि दुनिया में हो रहे बदलावों की वजह से वो किसी भी देश से पीछे नहीं रह सकते, वरना उन पर हमला हो सकता है। बूढ़े आदमी बताते हैं कि शैडो जिस जगह है वो सबसे खतरनाक जोन में से एक है, जिसे उन्होंने कम से कम ए रैंक जोन क्लासिफाई किया है। उनका मानना है कि अगर वो इस ए रैंक हार्ड जोन को सुरक्षित कर लें तो उनके देश को दुनिया में पहचान मिलेगी। थोड़ी देर बाद नात्सुकी शिंजसी के बारे में सोचती है और उम्मीद करती है कि वो सही सलामत लौट आए। उधर शिंजजी को एक नई तलवार पसंद आ जाती है और वो माँ को अपने साथ मिशन पर ले आता है। हैरान होकर माँ पूछती है कि टीम में से सिर्फ वही यहाँ क्यों है। तब शिंजजी बताता है कि टीम में जनरल लेवल 3 तक पहुंचने वाली सिर्फ वही है, और वो ये इसलिए कर रहा है ताकि पता चले कि वो अपनी ट्रेनिंग के साथ कितना कदम मिला रही है। वो वादा करती है कि वो उसे स्लो नहीं करेगी और पूरी कोशिश करेगी, लेकिन शिंजी उसे कहता है कि टेंशन मत लो, और उसे ये भी बताती है कि मिलिट्री उनकी बैकअप के लिए और लोग भेजने वाली है। जब वो लोग पोर्ट पर पहुंचते हैं तो शिंजी और मीका बाहर निकलकर मिलिट्री के कुछ सदस्यों से मिलने जाते हैं। उन्हें आते देख उनमें से एक आदमी कमेंट करता है कि नई जनरेशन के कल्टीवेटर्स काफी जवान हैं। कुछ देर बाद शिंजी मीका से कहता है कि उनकी बातें दिल पर मत लो, बस अपने काम पर ध्यान दो। फिर सब पानी के अंदर चले जाते हैं। तैरते हुए कराकी को महसूस होता है कि कोई चीज उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अंदर से ड्रेन कर रही है, और उसके साथी बताते हैं कि ये डार्क एट्रीब्यूट का खतरनाक असर है। उधर मीका कैप्टन शिंजकी से कहती है कि उसे बदबू की वजह से घिन आ रही है। तब शिंजची अपने लाइटनिंग एनर्जी का बैरियर बनाता है ताकि डार्क एनर्जी का असर उन पर न पड़े। कराकी पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता है कि क्या शिंजी और मीका डर के मारे कांप रहे होंगे, क्योंकि प्रोफेशनल्स जैसे वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन वो हैरान रह जाता है जब देखता है कि उन दोनों पर कोई असर ही नहीं है। कराकी को शक होता है कि शायद वो अपनी सारी एनर्जी ब्लॉक बनाने में झोंक रहे हैं, लेकिन उसे चिंता होती है कि खतरा आने पर वो तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। अचानक सब लोग देखते हैं कि कुछ उनके पास से गुजरा, और फिर उन्हें वो म्यूटेंट फिश मॉन्स्टर दिखाई देता है। मीका तुरंत हमला करने का सोचती है, लेकिन शिंजी उसे रोककर कहता है कि पहले ऑब्जर्व करो, क्योंकि वो चीज मॉन्स्टर का असली शरीर नहीं है। ये सुनकर मीका चौंक जाती है, लेकिन कराकी बिना सोचे समझे आगे बढ़कर मॉन्स्टर को पंच मार देता है। ऐसा करके वो अकड़ते हुए पीछे मुड़कर कहता है कि ध्यान दो, लेकिन मीका बताती है कि उसने सिर्फ इल्यूजन तोड़ा है। कराकी को यकीन नहीं होता और वो बहस ही कर रहा होता है कि तभी अचानक ऑक्टोपस मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स ऊपर फेंककर सबको घेर लेता है। उसका असर इतना जबरदस्त होता है कि उनमें से एक महिला सैनिक को भी यकीन नहीं होता कि यहाँ योसन लेवल 5 जैसा शक्तिशाली मॉन्स्टर मौजूद है। तुरंत ही मीका अपने फ्रोजन साइथ वॉल्स अटैक के साथ अंदर कूदती है, लेकिन कराकी उसे पागल कहता है कि वो मॉन्स्टर उसके लेवल से बहुत ऊपर है। फिर भी मीका कैप्टन के सामने खुद को साबित करने के लिए मॉन्स्टर को हराने का फैसला करती है। वो अपनी साइथ के एक वॉर से उन टेंटिकल्स को तोड़ देती है जिन्हें उसने पहले फ्रीज किया था। पूरा मॉन्स्टर भी जम जाता है, तो मीका खुश हो जाती है कि उन्होंने जीत लिया। लेकिन मॉन्स्टर अचानक वापस मटेरियलाइज होकर भागने की कोशिश कर रहे सैनिकों पर हमला कर देता है। फिर वो मीका पर वार करने आता है, लेकिन मीका खुद को एक आइस शेल में बंद करके बचाती है, जिसे मॉन्स्टर जल्दी ही तोड़ देता है। जैसे ही वो अपनी मौत के बारे में सोचती है, शिंजी उसके पास प्रकट हो जाता है और उसकी तारीफ करते हुए अपनी इम्ब्यूड सोर्ड से उस कॉकरोच जैसे अटैक को रोक देता है। बाकी सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उसने टेंटिकल्स का हमला रोक लिया। सुनहरे बाल वाला सैनिक उसकी फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी देखकर दंग रह जाता है। उसी समय शिंजी फैसला करता है कि वो उस ऑक्टोपस से युवा के साथ की गई हरकत का बदला लेगा। वो अपनी नई गोल्डन आर्ट्स एक्टिवेट करता है और मॉन्स्टर के सिर की तरफ तेजी से हमला करता है, लेकिन कराकी उसे बेवकूफ कहता है कि एक साधारण स्टैब योसन लेवल 5 क्रिएचर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी शिंजी इटर्नल सेक्रेड फायर टेक्निक एक्टिवेट करके अपनी तलवार में पावर भर देता है। इससे सुनहरी आग की विशाल लपटें निकलती हैं जो ऑक्टोपस को आग लगा देती हैं, और वो क्रिसमस लाइट्स की तरह जलने लगता है। मॉन्स्टर दर्द में चिल्लाता है और कराकी सोच में पड़ जाता है कि ये कैसी शक्ति है। आखिरकार कराकी को सुप्रीम कमांडर की बातें याद आती हैं। उसे याद आता है कि उसने सुप्रीम कमांडर से पूछा था कि वो इन ट्रेनीज को इतना खास व्यवहार क्यों दे रहे हैं, जबकि उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग भी पूरी नहीं की और वो तो किसी खास हैसियत वाले भी नहीं हैं। लेकिन कमांडर ने उससे कहा था कि शिंजी की एबिलिटीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
कमांडर ने समझाया कि भले ही बाकी ट्रेनीज औसत इंसानों से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हों, लेकिन शिंजी की नजर में वो अभी भी बस बच्चे हैं। प्रेजेंट में कुराकी यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि शिंजी सच में इंसान है, और उसे एहसास होता है कि अगर शिंजी ने मिलिट्री ट्रेनिंग ली होती तो उसकी ग्रोथ कितनी खतरनाक होती। उसे ये भी नोटिस होता है कि मीका इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी बिल्कुल कूल रही, और इतनी कम उम्र में ही वो बबलिंग लेवल 3 तक पहुंच चुकी है। अचानक बाकी लोग कुराकी के पास आते हैं क्योंकि वो ख्यालों में खोया हुआ था। कुराकी कहता है कि वो ठीक है, और सुझाव देता है कि बाद में सब शिंजी और बाकी लोगों से माफी मांगेंगे और उन्हें ड्रिंक पर भी इनवाइट करेंगे। कुछ देर बाद वो शिंजी को थैंक्स बोलता है उनकी जान बचाने के लिए, और पहले की बदतमीजी के लिए माफी भी मांगता है। लेकिन शिंजी कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुराकी सिर्फ उनकी चिंता की वजह से ऐसा बिहेव कर रहा था। थोड़ी देर में सब लोग रवाना होते हैं, लेकिन शिंजी वहीं रुकने का फैसला लेता है।